हेलो फ्रेंड्स, कुशागर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट के बारे में, हम लोग उसकी भी बात करेंगे और लगातार अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते रहेंगे। फिलहाल रेलवे ने और जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल ने, इन्होंने अनाउंस कर दिया है और रेलवे मंत्रालय ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। तो मान के चलिए 3 महीने का लगभग समय है हम लोगों के पास, और इन 3 महीनों में पूरा सिलेबस हमें कवर करना है। तो उसकी स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे कवर करना है और क्या क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। इस एग्ज़ाम को हमें 100% निकालना है, ठीक है, क्लियर है ना। इसके पहले भी जिन लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, है ना। और आज तो नहीं, या हो सकता है आज ही, अगर मैं अभी देखूंगा अपनी जीमेल पे मुझे अपना स्कोर मिल जाएगा एनटीपीसी 2016 का, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। ठीक है, मैंने भी निकाला था, हालांकि मैं साइको में पास नहीं हुआ था, वो एक अलग की बात है। तो एनटीपीसी मीन्स मैंने भी निकाला हुआ है ना। तो बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है एनटीपीसी एग्जाम, है ना। बाकी एग्जाम्स के जैसा ही है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो और ये बात अभी साइको की हुई, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कितने फेज हैं। फिलहाल हम एनटीपीसी के प्रीलिम्स के लिए स्टडी करेंगे और उसमें आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक उठाने जा रहे हैं, वो है साइंस। ये एनटीपीसी के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ग्रुप डी के लिए भी है, और ज़्यादातर एस्पायरेंट्स दोनों एग्जाम्स के लिए हैं। इसलिए आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस को ब्रॉडली कवर करेंगे, क्लियर है। तो हमें साइंस पढ़ना है बहुत अच्छे से। आज हम साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं और साइंस में हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसका नाम है वेव्स, है ना, तरंगे, ठीक है। हमारे लोगों की जिंदगी का भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है ये। आप देखते हैं कि तरंगे आसपास देखते हैं, अरे नहीं देखते, ये तो जानते ही हैं कि मोबाइल में सिग्नल आते हैं या नहीं आते हैं, टेलीविजन चलता है तो कुछ ना कुछ तो है एनर्जी का रिसोर्स जिससे चित्र आते हैं टेलीविजन में, समझ रहे हैं कि नहीं। हमारी आवाज़ एक जगह फ़ोन से दूसरी जगह पहुंच जाती है तो कुछ तो है, आवाज़ जा रही है, ऐसे थोड़ी की आवाज़ नहीं जा रही है। यहाँ से अगर बात कर सकते हैं अमेरिका, बांग्लादेश, है ना। अभी बांग्लादेश मैंने बोला, आप करने मत लगिएगा, है ना। या कहीं भी बात कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। भारत के किसी भी कोने में बैठ के हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तरंगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। आज हम लोग तरंगे स्टडी करने वाले हैं, वेव्स स्टडी करने वाले हैं। तो तरंग कुछ और नहीं है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है, तरंग के रूप में होती है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप हमारे सामने बैठे हैं, मान लो नहीं भी बैठे, आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं ना, कोई हमारे सामने भी बैठा होता, 20 मीटर बैठा होता, 100 मीटर दूर बैठा होगा, तो ये ऊर्जा जहाँ तक जा पाएगी वहां तक उसको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि ऊर्जा नहीं है ये, तो फिर आप 20 किलोमीटर तक क्यों नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि वहां तक वो एनर्जी नहीं जा पाती है ना। आप समझ रहे कि नहीं, क्लियर है। तो इसका मतलब तरंग कुछ और नहीं है, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण होता है ना, तरंग के रूप में, क्लियर है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में होता है, इतना ठीक है, क्लियर है ना। अभी तरंग में कई सारे टर्मिनोलॉजीज आएंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके कई सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे मान लो तालाब में, एक मैंने अपनी आवाज ध्वनि की बात की, जैसे यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर पे बैठा हुआ आदमी आराम से सुन पा रहा है, क्लियर है। तो ये ऊर्जा संचरित हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऊर्जा जा रही है और वो धीरे धीरे सुन ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। मान लो तालाब में आप पत्थर फेंक दो, ठीक है, पत्थर फेंकोगे तो देखोगे पत्थर तो वहीं रहता है ना, लेकिन धीरे धीरे तरंगे जाती रहती हैं, कुछ दूर जाने के बाद तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, वो ऊर्जा ट्रांसमिट हो रही है, समझ रहे कि नहीं। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है और वो धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है, समझ रहे हैं, क्लियर है ना। इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट में होता है। जैसे मान लो गिटार है, सितार है, आप उसको हल्का सा ऐसे तार उसका खींच देते हैं तो वो कप आने लगता है ना, फिर वो एक प्रकार की ऊर्जा वो ध्वनि में बदल जाती है, फिर वो आपको आवाज सुनाई पड़ती है उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब तरंग आप समझ पा रहे हैं क्या। अब हमें तरंग के आगे डिस्कस करना है कि तरंग कितने प्रकार की होती है। यहाँ से चीजें स्टार्ट है, सब कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं होंगी, आप ध्यान से पढ़िएगा। 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा और इसमें पूरा चैप्टर कवर होगा, सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब आप जान जाएंगे, ठीक है। तो तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है अनुप्रस्थ। चलो, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, और नंबर 2 पे होता है अयांत्रिक तरंगे, या इनको अयांत्रिक तरंगे, या इन्हीं को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या दूसरा टाइप होता है, अयांत्रिक तरंगे या वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बेसिक से आते हैं और बहुत अच्छे से समझना है हमको, चीजों को बहुत अच्छे से समझना है ना। इसलिए
आप अगर ध्यान से पूरा लेक्चर पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। बस अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप जब मैं लिखवाऊँ कोई पॉइंट तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो यांत्रिक तरंगे हैं, फिर दूसरा है अयांत्रिक या वैद्युतचुम्बकीय तरंगे। तो दोनों को अब हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे यांत्रिक तरंगे क्या होते हैं, फिर वैद्युतचुम्बकीय तरंगे क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस दोनों से आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आ सकता है, सारी चीजें आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यांत्रिक तरंगों की तो ध्यान से समझिएगा, यांत्रिक तरंगे वही तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब ये है कि बिना माध्यम के नहीं चल सकती। अब माध्यम क्या होता है आप बताइए। माध्यम मतलब होता है ठोस, द्रव या गैस, समझ रहे कि नहीं। माध्यम मतलब वही है, माध्यम मतलब द्रव्य का मतलब ठोस, द्रव या गैस, मतलब वो है जिनको चलने के लिए ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है, वो यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है। क्लियर है ना। अभी यांत्रिक तरंगों की प्रॉपर्टी क्या होती है, पूछा जाएगा यांत्रिक तरंगों के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो दो चीजें नेसेसरी है यांत्रिक तरंगों के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पहला होता है प्रत्यास्थता। ध्यान से समझिएगा, कोई भी यांत्रिक तरंग है उसमें दो चीजों की इंपॉर्टेंस है, एक होता है प्रत्यास्थता और दूसरा क्या होता है उसका जड़त्व। क्या होता है, जड़त्व, ठीक है। प्रत्यास्थता और जड़त्व, ये क्वेश्चन एनडीए में कई बार पूछा गया है और लगभग हर डिफेंस एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, वनडे एग्जाम से पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चाहे ये पूछा जाएगा यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए किसी भी माध्यम में क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे प्रत्यास्थता और जड़त्व होना चाहिए, प्रत्यास्थता और जड़त्व होना चाहिए। अभी प्रत्यास्थता और जड़त्व की हम बात करेंगे, आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे ना प्रत्यास्थता और जड़त्व होता क्या है, क्लियर है। वैसे अभी आप जान लीजिए, प्रत्यास्थता का मतलब होता है अपने रूप, रंग, आकार में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है वो इलास्टिसिटी कहलाती है ना। जैसे ये हम किसी बॉल को पटकते हैं तो देखिए वो ऊपर नीचे होता है, मतलब किसी चीज को खींच के छोड़ दें, ये सब क्या है, इलास्टिसिटी की बातें होती है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक अलग चैप्टर है इलास्टिसिटी उसमें, है ना। और जड़त्व का मतलब क्या है, जड़त्व का मतलब है अपने आकार, अपने में होने वाला, मतलब जड़त्व का मतलब जैसे जड़ हो गया है ना, जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़, है ना। और बेसिकली ये द्रव्यमान से संबंधित है ना। जड़त्व का मतलब है जड़ हो जाना, मतलब रुक जाना, जैसे जड़त्व का नियम आपको पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही जान लीजिए कि यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए प्रत्यास्थता और जड़त्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्लियर है, मतलब उस माध्यम में प्रत्यास्थता और जड़त्व होना चाहिए, ठीक। अब मैंने बोला ठोस, द्रव और गैसों में चल सकते हैं, इतना ठीक है, क्लियर है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक तरंगे भी दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंगे भी दो टाइप्स की होती हैं। पहली तरंगे हैं हमारी अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी है अनुदैर्ध्य तरंगे, क्लियर है। अभी सारे टेक्निकल क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ का मतलब होता है पृष्ठ के अनुदिश चलना, है ना। अनुप्रस्थ का मतलब होता है पृष्ठ के अनुदिश चलना। पृष्ठ, अभी एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, पृष्ठ होगा किसमें, पृष्ठ या तो ठोस में हो सकता है या द्रव में हो सकता है, गैस में नहीं, गैस फैल जाती है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं गैस में नहीं चल सकती, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अनुप्रस्थ का मतलब होता है उसमें पृष्ठ होना चाहिए, दैट मींस सरफेस होना चाहिए, और सरफेस ठोस या द्रव में ही हो सकता है, गैस में नहीं हो सकता, है ना। गैस फैल जाती है, उसमें कोई उसका सरफेस थोड़ी होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब यह है कि अनुप्रस्थ तरंगे या तो ठोस में चल सकती हैं या द्रव में चल सकती हैं, ठीक है, क्लियर है ना। ठोस में, अब द्रव में भी कहां चलेंगी, द्रव के पृष्ठ पर चलेंगे, द्रव के पृष्ठ पर, है ना, द्रव के पृष्ठ पर चलती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ठोस में या द्रव के पृष्ठ पर। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के, है ना। पूछा जा सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगे कहां कहां संचरित हो सकती हैं, तो क्या आंसर होगा आपका, ठोस या द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर। प्रश्न ना लिखिए तो सतह लिख लीजिए, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। और मैंने बताया अनुदैर्ध्य तरंगे मतलब दिशा में उनको तरंग, जो माध्यम है उसकी दिशा में इनको गमन करना होता है। इसका मतलब यह है कि सब में गमन कर सकते हैं ना। अभी इसमें कोई सरफेस की गारंटी तो है नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो ये सब में, ठोस, द्रव, गैस तीनों में, है ना, ठोस, द्रव, गैस तीनों में। कितना ठीक है, ये चीज आप समझ गए, ठीक है, जरूर समझ गए होंगे। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन वो था कि प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए और जड़त्व होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसमें किसमें ट्रेवल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताऊंगा, जितना मैं बताऊं उसको आप नोट कर लो, क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आएगा, है ना, क्लियर है। जो लोग पढ़े हैं उनको पता है जितना मैं बताता हूँ उससे बाहर नहीं आता, बशर्ते आप उसको ध्यान से पढ़िए, क्लियर है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया किसमें किसमें गमन कर सकते हैं, ठीक।
अभी होती क्या है ये तो जान लो पहले। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे वो होती हैं कि जो पृष्ठ के मतलब ये है कि लंबवत गति करे, लंबवत है ना ऐसे, ठीक है, मतलब अगर ये सरफेस है तो ऐसे मूव करे, है ना, जैसे ये ऐसे है, पृष्ठ के अनुदिश ऐसे मूव, पृष्ठ के लंबवत ऐसे मूव करे, समझ रहे हैं। जैसे होता क्या है, ठीक है, जैसे मान लो पत्थर फेंका आपने पानी में, ध्यान से समझिएगा, पानी में पत्थर फेंक दिया आपने, पानी में पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर नीचे की तरफ चला जाता है और तरंगे कहाँ जाती हैं, देखा है ना, तरंगे ऐसे 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 चली जाती है, ठीक है, पत्थर नीचे की तरफ जा रहा है, तरंगे ऐसे जा रही हैं। अब ये कैसे है, लंबवत है कि नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इसमें जो तरंग संचरण की दिशा होती है ये क्या होती है, उसके माध्यम से क्या होती है, उसके लंबवत होती है, क्या होती है, उसके लंबवत होती है, क्लियर है ना। तो जो संचरण की दिशा है उसके लंबवत होती है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है, लंबवत होती है, ठीक। अब बात करेंगे, ये तो इसकी प्रॉपर्टी होगी, बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं भैया, अनुदैर्ध्य तरंगे वो होती हैं जो संचरण की दिशा में गमन करते हैं। जैसे मान लो कील है, दीवार में लगा रहे थे, इसमें मान लो कील ठोकने लगे, अब जिधर ये कील अंदर जितना जाएगी उधर ही इसमें कंपन भी उसी दिशा में होता है, ऐसा नहीं कि इसमें ऐसे ऐसे कंपन होगा, अगर ऐसे ऐसे कंपन हो तो क्या अंदर जाएगी, कभी कील नहीं जाएगी ना, इसमें जिधर कंपन भी उसी दिशा में होगा जिधर आप लोग उसमें मतलब प्रहार करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, संचरण की दिशा में माध्यम जो तरंग है वो माध्यम के संचरण की दिशा में अनुदिश गति करती है। अब ये तो आपको नाम से ही क्लियर होगा, अनुदैर्ध्य मतलब उसी दिशा में, है ना, और अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, पृष्ठ की दिशा में, सरफेस की दिशा में, है ना, तो मतलब ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे गति करेगी, क्लियर है, लंबवत, ठीक है, ये चीजें आप समझ गए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ठीक है, क्लियर है ना, समझ आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तरंग का मतलब आप समझ गए, तरंग का मतलब मैंने बोला ऊर्जा का संचरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ऊर्जा संचरित होती है उसे क्या कहते हैं, हम तरंग कहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं अभी हम लोग। जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं भैया, जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण तरंग होती है, उसको हम ध्वनि तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग। अब हमें इसे पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन अक्सर निकलता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है ना। अभी हमें अनुदैर्ध्य तरंगों में एक तरंग होती है जो ध्वनि तरंग होती है, क्लियर है ना। ध्वनि तरंग आप कहेंगे कैसे अनुदैर्ध्य है, आपको खूब पता होगा। मान लो आपको हमसे बात करना है तो हम इधर देख के बात करते हैं कि हम उधर देख के बात करें, वो इंटेंसिटी नहीं हो सकती ना अगर हम उधर देख के बात करेंगे, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसके दिशा में गमन करती है ये, क्लियर है, समझ रहे हैं ना, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे पूछा जाएगा कैसी होती हैं, तो क्या कहेंगे, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, याद रखेगा, ठीक है, यांत्रिक है और कैसी हैं, अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगों की अगर हम बात करें तो ये कहा जाएगा ये यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। ध्वनि तरंग क्या है, यांत्रिक, यांत्रिक है क्योंकि माध्यम की आवश्यकता है, निर्वात में नहीं चल सकता। जैसे मैं कहूं चंद्रमा पे क्या मैं बात कर सकता हूं आपसे, अगर हम दोनों लोग चंद्रमा पे पहुंच जाएं तो नहीं कर सकते नॉर्मली, है ना, क्योंकि वहां पे ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर वहां पे है एटमॉस्फेयर, है ना, ठोस द्रव गैस है तो ट्रेवल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। मान लो अगर किसी भी जगह निर्वात में, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, क्या निर्वात में ध्वनि गमन कर सकती है, तो क्या आंसर होगा आपका, नहीं कर सकती, है ना, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, ठीक है, क्योंकि उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती, समझ गए, क्लियर है ना। चलिए, तो ध्वनि तरंगों में मैंने बोला कि यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये आप जान गए, ठीक। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अब इसके बाद अगर थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे ध्वनि तरंगों में, तो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। लेकिन अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो ध्वनि तरंगों की और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों के चाल की, किसकी बात करेंगे, ध्वनि तरंगों के चाल की, है ना, ध्वनि तरंगों की चाल। अब चाल के कई सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं, कई सारे लोगों ने बनाया, ठीक है, ठीक है। जैसे गामा बराबर p/d, फिर गामा बराबर बीटा अपान डी, सॉरी v बराबर p/d, v बराबर बीटा अपान डी, है ना, फिर v बराबर गामा p/d, समझ रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे फॉर्मूले बने, है ना। तो फॉर्मूलों पे बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग केवल जब चाल की फॉर्मूले की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही में करेंगे जिसपे पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। गैस में सीधा सीधा पूछा जाता है। लेकिन अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि ध्वनि तरंगों की जो चाल होगी किसमें कम और किसमें ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है ना। ये सब आपके मतलब एकदम कॉमन क्वेश्चन है ग्रुप डी के, तो ध्यान से समझिएगा।
चाल किसमें सबसे ज्यादा होगी ध्वनि तरंगों की, जिसमें डेंसिटी ज्यादा होती है। जिसमें क्या ज्यादा होती है? डेंसिटी, है ना, घनत्व। ठीक है, तो डेंसिटी जिसमें ज्यादा होगी उसमें चाल ज्यादा होगी, और जिसमें डेंसिटी कम है उसमें चाल कम होगी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होती है? ठोस में। तो सबसे ज्यादा चाल ध्वनि तरंगों की ठोस में होती है, उसके बाद फिर द्रव में, और सबसे कम गैस में। याद रखिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा मन में, आप लोग ऐसा सोचते होंगे कई बार कि अरे गैस में आराम से उड़ सकती है हवा, चाहे जितनी दूर उड़ के जाए, ऐसा नहीं है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो सबसे ज्यादा चाल ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, और फिर उसके बाद गैस में। ठीक है, ऐसा कभी कभी पूछ भी लिया जाता है ना, ठोस में 5100 के आसपास होती है। जैसे लोहे में पूछा जाए कितनी होती है, तो क्या कहोगे? 5130, है ना, 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, द्रव में भी अब सब में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे पानी में अगर बात करें हम तो 1400 के आसपास होती है। क्लियर है? समझ रहे हैं? और अगर गैस में बात करें तो गैस में 332 मीटर प्रति सेकेंड। 20 बार पूछा गया क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखिएगा। गैस में जो चाल होती है, पूछा केवल गैस का ही गया, गैस में होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, और फिर गैस में। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? इतना समझ पा रहे हैं आप? सबसे ज्यादा जो ध्वनि तरंगों की चाल होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और फिर किस में होती है? गैस में होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हम लोग ये गैस में चाल है, समझ रहे हैं? गैस में क्या मतलब? वायु में चाल है, गैस में नहीं। आप समझिए, फिर से मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। गैस में नहीं, ये हवा में चाल है। किस में चाल थी? हवा में या वायु में चाल थी, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर प्रॉपर गैस की बात करें तो अलग अलग गैसों में अलग अलग हो जाती है ना, और सामान्यतः गैस में 280 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। ठीक है, ये हवा में या वायु में थी। वायु मतलब कई गैसों का जो मिश्रण होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, उसमें 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं? क्लियर है? अब हम इसका जो चाल है ध्वनि का, वायु में चाल, ठीक है, ध्वनि की किस में चाल? वायु में चाल का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वायु में जो चाल है ध्वनि की, इसके लिए लाप्लास ने एक फॉर्मूला दिया है ना। किसने फॉर्मूला दिया है? लाप्लास ने। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला V बराबर होता है गामा P अपान D। गामा P अपान D, ठीक है, क्लियर है? मतलब P और D पर निर्भर करता है। ठीक है, गामा P अपान D, गामा बराबर CP अपान CV होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तब भी ठीक है, कोई बात नहीं पढ़ा, हम पढ़ा ही रहे। ठीक है, तो V बराबर गामा P अपान D होता है। ठीक, ये ध्वनि की चाल है। फॉर्मूला आप ना भी रटे तो कोई समस्या नहीं है। अब ये कहा जाता है ध्वनि की चाल किस किस पे कैसे निर्भर होती है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हमको समझना है। ठीक, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव है, फिर ताप का क्या प्रभाव है, फिर आर्द्रता। इन तीन चीजों का पूछा जाता है, ताप, दाब और आर्द्रता। ठीक है, तो सबसे पहले दाब का अगर मैं पूछूं तो सबको दिख रहा है कि P ऊपर है, तो आप तुरंत कहोगे कि V बराबर गामा P अपान D। P बढ़ेगा तो V बढ़ जाएगा, है ना? क्लियर है? P बढ़ेगा तो V बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा एकदम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P से P जितना बढ़ता है उतना D कम हो जाता है। अब आप खुद सोचो, जैसे मान लो हम प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, किसी भी चीज पे मान लो गैस पे हम प्रेशर बढ़ा दें तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे ना, और पास पास आएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जितना ये बढ़ता है उतना ये बढ़ता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, है ना? जैसे 5 था, मान लो ये 10 था, ये 5 था, अब ये 20 हुआ तो ये 10 हो जाएगा, रहेगा तो 2 ही। समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? ठीक है ना? जैसे 40 था, ये 20 हो जाए, रहेगा कितना? 2 ही। ठीक है, क्लियर है ना? तो जितना ये बढ़ता है उतना ये बढ़ जाता है, इसलिए इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का पूछाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर हुआ ना? इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभाव में अक्सर दाब का ही पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में प्रभाव में दाब का ही पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। आप केवल ध्यान से पढ़ते जाइएगा, है ना? ये मत सोचिएगा कि बहुत रंगीन सा क्लास होगा, है ना, जैसे मतलब बाकी स्टूडियोज का होता है बढ़िया, इसमें हाथ से सब मिटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, बशर्ते मैं जो बोलूंगा कंटेंट इतना ऑथेंटिकेट है कि मैं जो बोलूंगा बस आएगा वही, है ना? और ये है, ये ऑन द कार्ड हमेशा ऐसा ही होता है। बस जितना मैं बोलूँ उतना आप पढ़िए, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपका बिना पढ़ा है एग्जाम में। ठीक है, तो दाब के बाद बात करते हैं हम ताप की। ठीक है, ताप का क्या प्रभाव होता है? ताप का प्रभाव ये होता है, फॉर्मूला होता है VT = V0 प्लस, हम डायरेक्ट सॉल्व किया हो बता रहे हैं, 0.61 T, है ना? ठीक है, 1 + α T होता है। VT = V0 × 1 + α T ऐसा होता है। इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं
तो निकल के क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला होता है Vt इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। टी मतलब किस टेम्परेचर पे कितना होगा, 0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या वेलोसिटी है ना, अल्फा क्या है और टी क्या है। टी मतलब टेम्परेचर है, अल्फा क्या है, 3 एक होता है दाब नियतांक, एक होता है रेखीय अनुपात, रेखीय नियतांक होता है अल्फा। बीटा क्या होता है, क्षेत्रीय नियतांक, और गामा क्या होता है, जो आयतन, अल्फा बीटा गामा 3 होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Vt इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा टी। अभी इसको डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक चीज देखेंगे, ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन हो जाता है, इस पे हमें डिस्कस ही करना है। हमें सिर्फ ये समझना है कि ताप का प्रभाव ये पड़ता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्यान से समझिएगा। अभी इधर जगह नहीं बची है, इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका नोट हो गया होगा। मैं बात कर रहा था ताप के प्रभाव की, तो ताप का प्रभाव क्या होता है, Vt इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला बोला V0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, है ना। हालांकि यहाँ पे हमको एकदम यूज नहीं है Vt इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा टी, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, हमें अल्फा का कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक होता है, ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन अगर आएगा तो हम बताएंगे आपको करना है। न्यूमेरिकल सीगमेंट हम अलग पढ़ाएंगे, जिसमें 2 क्लास होंगी और सारे फॉर्मूले पे बता के कौन कौन से क्वेश्चन आज तक ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो सामान्यतः जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड चाल बढ़ जाती है। बस ये आपको थोड़ा सा जानना है, चाल बढ़ जाती है, ठीक है भैया। तो है क्या निष्कर्ष, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड चाल बढ़ जाती है। जब उसको सॉल्व करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड आगे बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड चाल बढ़ जाती है, ठीक है। इसका मतलब मोटा मोटा ये निष्कर्ष निकल के आया कि ताप बढ़ाने पर चाल बढ़ जाती है। क्लियर है ना। जितना ज्यादा गर्मी होगी ध्वनि हमारी उतनी तेज सुनाई देगी, ठीक है। अब जान गए ना, गर्मी जितनी ज्यादा है हमारी आवाज उतना ही तेज सुनाई देगी सामने वाले को, ठीक है। तो बहुत गर्मी में वैसे ही आवाज तेज हो जाती है और सुनाई भी तेज पड़ती है, ठीक है। तो जब ज्यादा गर्मी हो तो दिमाग को शांत करने का प्रयास करें, ठीक है। क्लियर है ना भैया, चलो ठीक है। ये ताप का प्रभाव हो गया। ताप के बाद बात करते हैं हम आर्द्रता की। आर्द्रता की बात करते हैं। जो हमारा तीसरा पैरामीटर है वो आर्द्रता है कि आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। आर्द्रता का मतलब जान लीजिए, आर्द्रता का मतलब होता है वायु के अंदर पानी कितना उपस्थित है ना। वायु के अंदर जो पानी उपस्थित होता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता अगर ज्यादा होती है भैया तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। ज्यादा आर्द्रता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब यह है कि बरसात में और रात में घर में लड़ाई मत करिएगा। अगर मान लो बरसात में आप लड़ाई करते हो तो अगर बरसात में जब आप लड़ाई करोगे तो आपके मोहल्ले वाले बहुत आसानी से आपकी बात सुन सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। मतलब बरसात उस समय एकदम बरसात हो रही होगी तब तो आवाज नहीं जाएगी, है ना, तो बरसात की आवाज जाएगी। लेकिन जब बरसात नहीं होगी और आर्द्रता ज्यादा होगी तो फिर आपकी आवाज ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी। क्लियर है, यही रात में भी होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है और आर्द्रता बढ़ जाती है तो आपकी आवाज और ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है, ठीक है। क्लियर है ना, तो ये तीनों चीज हम समझ गए, ठीक है। दाब, ताप और आर्द्रता। दाब का प्रभाव क्या बताया मैंने, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप का क्या बताया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड चाल बढ़ जाती है। और तीसरा मैंने बताया आर्द्रता का, आर्द्रता ज्यादा होगी तो ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है ना। अब हम चौथी बात, इसके ये हो गया प्रभाव। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, है ना, ध्वनि की कैरेक्टरिस्टिक की, है ना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करेंगे तो समझिए ध्वनि, अभी मैंने बताया ध्वनि क्या है। ध्वनि का मतलब क्या होता है, ध्वनि का मतलब होता है वाइब्रेशंस या कंपन, है ना। कंपन होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, कुछ नहीं हर कंपन से ध्वनि उत्पन्न हो, ठीक है। कई कंपन ऐसे हो सकते हैं जिसमें ध्वनि ना भी उत्पन्न हो पाए, या कई कंपन इतना तेज होते हैं कि उसमें भी ध्वनि उत्पन्न ना हो। समझ रहे हैं, ध्वनि का मतलब होता है कंपन या वाइब्रेशन। जैसे मान लो अभी इसको बजाए हम, ध्वनि उत्पन्न हो रही, कंपन हो रहा तो ध्वनि उत्पन्न हो रही, समझ रहे कि नहीं। जैसे मान लो सितार होता है, आप उसका तार खींच देते हैं, कंपन हुआ, ध्वनि उत्पन्न हुई, समझ रहे कि नहीं। क्लियर है, तो इसका मतलब कंपन से ही तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक। अब देखिए ध्वनि की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता मतलब वो कंपन, समझिए ध्यान से, वो कंपन जिसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो होगा ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है। मैं बात करूंगा ध्वनि की आवृत्ति की सबसे पहले, ठीक है। तो आवृत्ति होती क्या है पहले ये तो जान लीजिए, जो भी चीज पढ़ाए जानिए। तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई वेव्स है ना, कोई तरंग है, ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तरंग 2 फॉर्म में ट्रेवल करती है, इसके आगे आपको हम बताएंगे, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। पहला क्या होता है, पीक और क्रेस्ट के रूप में, और फिर क्या होता है, विरलन और संघन के रूप में। मतलब यह है कि या तो पास पास या दूर दूर होगा, ठीक है। एक पीक और क्रेस्ट होता है, फिलहाल हम इसी की बात करते हैं। मान लो ये कोई तरंग है और ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो ऐसे ट्रेवल करते चली जा रही है,
ऐसे ऐसे तो चली जा रही है, ऐसे तो लहरें ऐसे ऐसे चलती है ना, मान लो लहरें हैं, ठीक है। तो अभी आपको साइकिल टर्म पता है, साइकिल मतलब 2 पहिए होते हैं, एक ये पहिया साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हुई, यहाँ तक फिर 2 साइकिल कंप्लीट हुई, यहाँ तक 3 साइकिल कंप्लीट हुई। 1 सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है वो आवृत्ति होती है, ठीक है ना भैया। 1 सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होंगी वो आवृत्ति है, मतलब 1 सेकंड में ध्वनि जितने चक्कर लगा लेगा, मतलब एक जितनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा वो क्या होगा, जितनी बार कंपन कर लेगा, एक बार ऊपर जाए फिर नीचे आए अपनी जगह पर आ जाए, एक हो गया, क्लियर है। तो 1 सेकंड में जितनी बार ऐसा हो जाएगा वो क्या होगा, उसका आवृत्ति होगी, ठीक है, क्लियर है ना भैया। तो आवृत्ति, अब जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो आवृत्ति कितनी हो गई, मान लो 1 सेकंड में इतना हुआ, 1 सेकंड में 3 कंपन तो 3 आवृत्ति, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब आवृत्ति समझ गया। अगर बात आवर्तकाल की करें तो आवर्तकाल मतलब ये होता है कि एक आवर्त मतलब एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में जो काल मतलब समय लगा, ठीक है, ये आवर्तकाल हुआ, ठीक। और आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है, n = 1/t, ठीक है। आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा, t = 1/n, ठीक है। मैंने बोला कि एक सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे वो आवृत्ति, और एक चक्कर में जो समय लगा वो आवर्तकाल, ठीक है। अब मैंने बोला ध्वनि की आवृत्ति, तो ध्वनि हमें सुनाई कहां से कहां तक पड़ती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मतलब ऐसे कंपन जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है वो होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक अगर कंपन होते हैं 1 सेकंड में तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनि उत्पन्न होती है मतलब ये ध्वनि की आवृत्ति होती है। अगर मान लो 20 हर्ट्ज से कम हो, मतलब 1 सेकंड में 20 कंपन ना हो, तो फिर क्या होगा, तो ध्वनि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। मतलब अगर 20 हर्ट्ज से कम होता है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। मतलब यह है कि वो हमें सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए हम उसको ध्वनि तरंग नहीं कहते हैं, ठीक है, उनको सुनाई नहीं पड़ती है। इसको हम कहते हैं अपश्रव्य तरंग। क्या कहते हैं, अपश्रव्य, है ना। अब अगर मैं नाभि लिख पाऊं या आपको नाभि दिखे तो सुनाई जरूर पड़ रहा होगा, अपश्रव्य तरंग, ठीक है। फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई पड़ता है, इसको श्रव्य तरंग या ध्वनि तरंग कहते हैं। क्वेश्चन अगर ये भी पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो आप कहोगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। या पूछा जाएगा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये श्रव्य तरंगे हैं। पता नहीं श्रव्य कैसे लिखा जाता होगा, है ना। जब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाता है भैया, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा जब, तो ये पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ये क्या होती हैं भैया, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। तो ये भी सामान्यतः नहीं सुनी जा सकती, ये भी नहीं सुनी जा सकती, क्लियर है, ठीक है। इनको स्पेसिफिक पर्पस से उत्पन्न करते हैं जब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, कभी कभी अपने आप उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो कुछ होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकते हैं, जैसे चमगादड़, जैसे कौन है, चमगादड़। कुछ जानवर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति सुन सकते हैं, चमगादड़, है ना। कुत्ता बिल्ली भी पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा, सुनामी, जब तरंगे बहुत तेज हो जाती हैं तो उसको सबसे पहले वही सेंस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना, और इसीलिए सबसे पहले निकल जाते हैं, ठीक है, खतरे में आपको छोड़ के, क्लियर है। तो पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, क्लियर है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो 3-4 टर्म्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है तीव्रता, दूसरा क्या होता है, गुणता, तीसरा होता है तारत्व। तो दूसरा तारत्व पहले लिख लीजिए और तीसरा लिख लीजिए गुणता। अभी तीव्रता के साथ साथ कभी प्रबलता भी पढ़ते हैं, पहले तीव्रता पढ़ें फिर प्रबलता पढ़ें। तीव्रता का मतलब होता है, आपको सुन के पता चल रहा है कोई चीज कितना तेज है। तीव्रता का मतलब क्या है, कितना तेज है। तो तीव्रता का मतलब होता है उसके अंदर होने वाली ऊर्जा। जैसे मैं बहुत तेज चिल्लाऊं, एकदम आपके कान का पर्दा फट जाए, है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी कि बहुत तेज अगर मान लो पटाखा वटाखा दगे तो कुछ लोगों के कान का पर्दा ही फट जाता है, ठीक है। इसका मतलब उसकी तीव्रता क्या है, बहुत ज्यादा है। तीव्रता मतलब उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि जो तीव्रता होती है भैया वो आयाम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो आयाम है वो ऊर्जा, आयाम क्या है, ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आयाम जो है ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हो कि तीव्रता ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा तीव्र होगी, ध्यान से समझिएगा, तीव्रता जितना ज्यादा होगी इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा तीव्रता होगी इसका मतलब यह है कि उतना ज्यादा ऊर्जा होगी, ठीक है, क्लियर है ना। तीव्रता मतलब क्या है, ऊर्जा, ठीक है। तीव्रता को मेजर करते हैं डेसिबल में। किसमें मेजर करते हैं, डेसिबल में, ठीक है। तीव्रता का को किसमें मेजर करते हैं, डेसिबल में। अब मतलब
कितनी ऊर्जा है उसे हम डेसिबल में मेजर कर रहे हैं ध्वनि तरंगों में, ठीक है। तो सामान्य बातचीत में जो यूज होती है, ध्यान से समझिएगा, 30 से 40 डेसिबल होती है। कितनी होती है भैया? 30 से 40 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत में जो यूज होती है ये 30 से 40 डेसिबल होती है, ठीक है। क्लियर है ना? 30 से 40 डेसिबल। अब जैसे मैं कहो कि सर किसी को जगाना है, कितना चाहिए डेसिबल, तो 50 डेसिबल पर्याप्त हैं, है ना। अभी कुंभकर्ण को जगाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। नॉर्मल आदमी अगर सो रहा है तो 50 डेसिबल से उसकी आवाज दो तो जग जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ रहे हैं ना। जब भैया 90 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल को क्रॉस करती है, 90 डेसिबल की बात करते हैं, वो हमारे कानों की बर्दाश्त से बाहर होने लगता है, ये शोर में आता है ना। 90 डेसिबल से ज्यादा जब हो जाता है तो हमारे कानों की बर्दाश्त से बाहर होने लगता है और ये शोर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर। कहीं 85 भी मिल सकता है, 90 भी मिल सकता है। क्लियर है? ये शोर कहलाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीजों का बोला जाता है। मिसाइल का सबसे ज्यादा होता है 200 डेसिबल के आसपास, है ना। क्लियर है? ठीक है। जेट का 150, 160 होता है। हॉर्न का 110 डेसिबल होता है ना। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, सब आपको रटना नहीं है, ठीक है। केवल मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस में, है ना। जिसमें ज्यादा एनर्जी है उसकी डेसिबल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। सामान्य बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल। अब आप कहो कि सर किसी कान में जाके धीरे से बता दे तो डेसिबल लगेंगे ही नहीं। तब भी लगेंगे भैया, 15 से 20 डेसिबल। जब तक एनर्जी नहीं निकलेगी तब तक वो नहीं सुन पाएगा। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि तरंगे हैं क्या भैया? ऊर्जा। ऊर्जा के संक्रमण, ऊर्जा के संचरण को ही तो तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो क्या कोई कम्युनिकेशन बिना डेसिबल के संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आप होठ हिलाओगे तो डेसिबल्स होंगे, एनर्जी होगी, समझ रहे हैं। तो बिना डेसिबल के कम्युनिकेशन संभव नहीं है। आप तीव्रता समझ गए। अब आप कहेंगे सर प्रबलता क्या होती है? तीव्रता तो समझ गए। प्रबलता कुछ भी नहीं है। प्रबलता आपके कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। मतलब ये है कि जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर पड़ोस में ये कोई बैठा है हमारे, एक आदमी कह रहा है कि अरे यार ज्यादा तेज मत बोलो, दूसरा आदमी कह रहा है क्या बोला सर, फिर से बोलो। अभी इसका मतलब ये है कि कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। एक आदमी को वही तेज लग रहा है, दूसरे को धीरे लग रहा है। ये प्रबलता है, मतलब ये कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना भैया? चलो उसके बाद ये आप समझ गए तीव्रता। तीव्रता के बाद बात करते हैं हम तारत्व की। देखिए आज हम प्रयास कर रहे हैं कि ध्वनि तरंगे खत्म कर दें। उसके बाद अगले पार्ट, जब पार्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, है ना। 2 पार्ट्स में ही खत्म करना पड़ेगा कि एक ही बार में पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। फिर वीडियो आपका करीब 70-80 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो अब हम बात करते हैं तारत्व की। तारत्व क्या होता है? तारत्व भैया आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। क्लियर है ना। अभी मैंने आवृत्ति की बात आपसे की थी, ठीक है ना। तारत्व तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति है क्या? मैंने कहा 1 सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है। बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलने लगूं, इसका मतलब क्या है? मेरी आवृत्ति बढ़ गई है। जैसे मैं एकदम धीरे धीरे बोलूं, मतलब आवृत्ति मेरी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो तारत्व मतलब यह है कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। और आवृत्ति पिच पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पिच पर निर्भर करती है, ठीक है। हाई पिच है मतलब उसकी आवृत्ति ज्यादा है, लो पिच है तो उसकी आवृत्ति कम है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना। और जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, समझिए, जिसकी आवृत्ति ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, उसकी आवाज पतली होती है। समझ रहे हैं कि नहीं। और जिसकी आवृत्ति कम है, मतलब तारत्व कम है, उसकी आवाज मोटी होती है। इसीलिए सामान्यतः औरतों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। क्यों होती है? क्वेश्चन पूछाएगा तो आप क्या कहोगे? क्योंकि उनकी आवाज हाई पिच होती है। क्या होती है? हाई पिच होती है। तारत्व ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है भैया? तारत्व ज्यादा होता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब कहा जाएगा मच्छरों के भिनभिनाने में और शेर के दहाड़ने में किसका तारत्व ज्यादा होगा? तो क्या आंसर होगा आपका? मच्छरों के भिनभिनाने में वो 1 सेकंड में कहो 500 बार आपसे कुछ बताएं आपके कान में आकर धीरे धीरे, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं। और शेर एक बार बताने में कहो 3-4 मिनट लेके चला जाए। समझ पा रहे हैं ना। इसका मतलब जिसका पिच ज्यादा है उसकी आवृत्ति ज्यादा है, और जिसका पिच कम है उसका, जिसका पिच ज्यादा है उसका तारत्व ज्यादा है। मतलब जिसकी आवृत्ति ज्यादा है उसका तारत्व ज्यादा है, और जिसकी आवृत्ति कम है उसका तारत्व कम है। क्लियर है। और जिसका आवृत्ति ज्यादा होता है उसकी आवाज पतली होती है, जिसकी आवृत्ति कम होती है उसकी आवाज मोटी होती है। ये फैक्ट्स आप अपने दिमाग में समराइज कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। तारत्व आप जान गए। क्लियर है। आवाज के पतले या मोटे होने का कारण पूछा जाएगा तो तारत्व होता है, ठीक है। तारत्व ज्यादा है तो इसका मतलब आवाज क्या है? चलिए हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट, वो है गुणता। अभी देखिए आप, जैसे किसी आवाज का पतला मोटा होना आप समझ गए किसकी वजह से है? तारत्व की वजह से है। तीव्रता आप जान गए, तेज धीमे होना आवाज का तीव्रता है। अभी गुणता क्या होता है? जैसे मान लो किसी 2 लोगों की आवाज में अंतर जानना है आपको, तो कैसे जान पाओगे? आप कैसे जान पाओगे मैं बोल रहा हूँ या दिव्यांशु बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है? आप कैसे समझ पाओगे? अंतर जानना भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। और ये
बेसिकली किसी की आवाज में अंतर जानना है, किसी की आवाज की एग्जैक्टली कॉपी करना है। ऐसे इस समय मोदी जी की कॉपी कर रहे हैं ना, आपने देखा ट्विटर पे, या एक व्यक्ति है, नाम नहीं इस समय मुझे याद आ रहा है ना, काफी अच्छी कॉपी करता है ना, ठीक है। तो कई सारे लोग काफी बढ़िया कॉपी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, है ना। तो ये कॉपी करना थोड़ा कठिन काम है, हर आदमी नहीं कर पाता ना, नहीं तो हर आदमी तो पॉपुलर हो जाए। कॉपी तब होता है भैया जब गुणता एग्जैक्टली मैच करे। गुणता मतलब होता है सन्नादी, है ना। गुणता का क्या मतलब? हमारा तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है ये गुणता है। गुणता बेसिकली मैं बता रहा था क्या होता है। गुणता का मतलब ये होता है कि अगर दो एक जैसी आवाज है, एक जैसी का मतलब ये है कि उनकी तीव्रता भी सेम हो और उनका आयाम भी सेम हो, मतलब तारत्व भी सेम हो और तीव्रता भी सेम है, मतलब एक जैसे बराबर तेज बोल रहे हैं और उनका तारत्व भी सेम है, मतलब फ्रिक्वेंसी भी बराबर है। तो आप उनमें अंतर कैसे करोगे? उनमें अंतर करने का जो तरीका है वो तरीका हमारा होता है गुणता से, है ना। वो मतलब यह है कि गुणता क्या है वो समझ के, दो एक जैसी आवाजों में अंतर जानने के लिए जो यूज होता है पैरामीटर, वो गुणता कहलाता है, ठीक है। और ये होता किसके बेसिस पर है? ये हार्मोनिक्स के बेसिस पर होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है सन्नादी होते हैं ना, सम सन्नादी और विषम सन्नादी, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। आपको वो नहीं जानना है, आपको सिर्फ ये जानना है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा दो एक जैसी आवाजों में, मतलब जिनका तारत्व भी सेम है और तीव्रता भी सेम है, अंतर करना है, तो आप कैसे करोगे? तो हार्मोनिक्स गुणता के बेसिस पे करोगे। और गुणता किस पे निर्भर करती है? सन्नादी या हार्मोनिक्स पर निर्भर करती है। क्लियर है? ठीक है ना। तो अभी ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। और ये आधा हमें समराइज करना पड़ रहा है बेसिकली, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। मैं सोच रहा था पूरा टॉपिक एक ही बार में खत्म कर दूं। अब जो आधा बचा इसमें का थोड़ा सा टॉपिक बचा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाकी है ना। इन दोनों टॉपिक्स को 25-30 मिनट का क्लास और होगा एक अगला, उसमें खत्म कर देंगे। ध्यान रखिएगा फिजिक्स का हमारा टारगेट है 10 क्लास का। जितना मैं पढ़ाऊंगा अगर आप उतना ध्यान से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन फिजिक्स से आज तक कभी भी बाहर नहीं आया। मैं अगर 3 घंटे लगातार पढ़ा दूं तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन 3 घंटे में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो 10 क्लासेस होंगी, मतलब लगभग 4 घंटे का पूरा क्लास होगा, 4 से 5 घंटे का। 10 क्लासेस में मिला के 40-40 मिनट की अगर होंगी, ठीक है, 6 से 7 घंटे होंगे। उसमें आपका सब पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, है ना। और अगली क्लास जल्दी होगी 2 से 3 दिनों में, ठीक है।